अगर मैं आपसे ये कहूं कि रफी साहब का एक ऐसा सॉन्ग था जिसमें रफी साहब ने एक नहीं दो नहीं पर 47 रिटेक्स दिए थे, सुनने में ये अजीब लगता है और शायद बीइंग अ रफी फैन मैं खुद ये बात को भरोसा नहीं कर पा रहा हूं। पर जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे लगा कि नहीं, ये बात तो सही है। पर 47 रिटेक्स के पीछे स्टोरी क्या है, आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि रफी साहब ऐसे सिंगर थे जिनको रिटेक्स देने का ज्यादा जरूरत पड़ता नहीं था। पर यदि रफी साहब जैसे दिग्गज महान फनकार अगर किसी सॉन्ग के लिए 47 रिटेक्स दे रहे हैं तो इसका मतलब समझ सकते हो कि ये सॉन्ग कितनी डिफिकल्ट सॉन्ग होगी और इसमें रफी साहब को कितना इमोशंस क्रिएट करना पड़ा होगा। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। 1964 में देवानंद साहब एक मूवी कर रहे थे जिसमें उनके ऑपोजिट एक एक्ट्रेस थी, बहुत फेमस एक्ट्रेस थी, उनका नाम था वहीदा रहमान। मैं जिस मूवी के बारे में बात कर रहा हूं उस मूवी का नाम है गाइड। और इस गाना ने, जिस गाने के बारे में बात कर रहा हूं मैं, जिस गाने में रफी साहब को 47 रिटेक्स देना पड़ा, वो गाना एक तरह से इस मूवी का एक बैकबोन था। वैसे तो इसमें रफी साहब ने काफी सारे गाने गाए हैं, पर कहते हैं कि जो गाना में इंसान या दुनिया को जो एक दर्द ढूंढ रहा था वो रफी साहब ने अपने एक ही गाने से उनके चाहने वाले को दे दिया। इसमें और भी वैसे काफी सारे गाने थे, तेरे मेरे सपने, फिर एक गाना आपका आपने ये भी सुना होगा, क्या से क्या हो गया बेवफा, से क्या हो गया। एक से एक गाना था और सारा गाना एक से बढ़कर एक उम्दा गाना। अब इस पे हुआ क्या मैं बताता हूं। कहानी यह है कि इस मूवी में एसडी बर्मन आपके पहले तो वो म्यूजिक डायरेक्टर थे और जो सॉन्ग्स जो इस मूवी में जितने भी सॉन्ग्स लिखे गए थे वो थे हमारे शैलेंद्र साहब। ये तीनों अपने अपने एक्सपर्टीज के दिग्गज हैं। रफी साहब, एसडी बर्मन, लोग नामचीन लोग जानते हैं एसडी बर्मन के बारे में कि एसडी बर्मन कितने महान एक म्यूजिक डायरेक्टर थे और शैलेंद्र के कलम से लिखा हुआ जो गीत या कोई शब्द वो अमर हो जाता था। तो अगर ऐसे फनकार एक साथ एक गाने में हैं तो सोचो कि इस गाने का क्या कंक्लूजन हुआ होगा। मेन फैक्टर क्या है इसमें कि जैसे कि ये आप सभी लोग जानते हैं कि रफी साहब जो थे वो एक संत इंसान थे, महात्मा इंसान कहते हैं उसे, बोलते हैं हम संत इंसान, जो कि आज तक कभी भी ना धूम्रपान किए, ही नेवर स्मोक्ड, ही नेवर ड्रंक। पर इस गाना में जो दर्द, जो इमोशन को झलकते हुए देखने के लिए एक मैजिक को क्रिएट करना बहुत जरूरी था। और जब ये गाना का डेट फाइनल हुआ तो सबसे ज्यादा कोई टेंशन में था तो वो थे हमारे एसडी बर्मन साहब, क्योंकि शैलेंद्र साहब तो अपने जादुई कलम से अपना तो सॉन्ग को लिख दिए थे और नाउ ही वाज जस्ट वेटिंग कि रफी साहब आएंगे, बर्मन अपना म्यूजिक को देंगे और गाना को यहां से एक अमर गाना बनाएंगे, क्योंकि सारे गाने इससे पहले सारे गाने हो चुके थे, गाना अच्छे रिकॉर्ड भी हो गए थे, रफी साहब ने क्या बेहतरीन गाना गाया भी था। लेकिन ये गाना के लिए लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड थे, इम्पेशंस हुए जा रहे थे। तो जब ये आपका डेट फाइनल हुआ स्टूडियो में रिकॉर्डिंग का, तो सब लोग यहाँ पर आए और आने के बाद फिर रफी साहब ने बोला कि ठीक है, जैसे वो आए तो उन्होंने एसडी बर्मन से बात किया। तो एसडी बर्मन ने बोला कि रफी साहब आज आपका एग्जाम का दिन है, क्योंकि आपने इससे पहले जो भी गाना गाया है, पर ये जो गाना है इसमें ऐसा है कि देव साहब जो हैं वो पिए हुए हैं, ही इज ड्रंक और ही इज इमोशनली ही इज नॉट वेल, ही इज हर्ट ब्रोकन, और आपको इसी दुख में आपको इमोशंस दिखाना है। अब ये बात तो एसडी बर्मन साहब भी जानते थे कि रफी साहब जो थे वो पीते होते थे नहीं, और इमोशन तो वही लाना था कि इंसान पिया हुआ इंसान है, दिल टूट गया है, तो कैसे इमोशन लेके आए। तो फिर स्टार्ट होता है आपका गाना, रिकॉर्डिंग शुरू होता है। टेक 1, टेक 2, टेक 3। सोचो आपका रिकॉर्डिंग शुरू हुआ था आपको कितना बजे, मॉर्निंग 10 बजे, और ये एक टेक के बाद दो टेक के बाद 3 टेक, हर टेक के बाद एसडी बर्मन बोलते थे रफी साहब को, रफी साहब बस एक टेक और सब कुछ यहाँ तक पहुंच गए हैं, लास्ट आपने बहुत अच्छा गाया, बस इसको थोड़ा इमोशन से गाइए और थोड़ा इमोशन से गाइए। खैर, टेक के बाद टेक, जब 30 टेक हुआ तब जाके एसडी बर्मन साहब जो थे वो हो गए कन्विंस और उन्होंने बोला कि रफी साहब यही चाहिए था मुझे, यही इमोशन चाहिए था मुझे।
अब यहाँ पर एस डी बर्मन तो ही वॉज कन्विंस्ड, वो तो सेटिस्फाई हो गए थे कि रफी साहब ने वैसा गाना गा दिया जैसे मैं चाहता था, इमोशन दिख रहा है मुझे, अब लग रहा है कि चलो यार ठीक है। पर यहाँ रफी साहब बोलते हैं कि नहीं, मैं अभी तक कन्विंस्ड नहीं हूं, मुझे लग रहा है बर्मन साहब की अभी भी इसमें कुछ मिसिंग है, तो मुझे अब थोड़ा सा और मुझे इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। और इसके बाद रफी साहब ने एस डी बर्मन को मनाया और इसके बाद वो फिर से कंटिन्यू करना शुरू कर दिए। पर ये जो गाना है, जिस गाने के बारे में बात कर रहा हूं, वो गाना है दिन ढल जाए रात ना जाए। दिन ढल जाए रात ना जाए। ये जो सॉन्ग है, अगर आप लोगों ने ये सॉन्ग को सुना है तो आपको पता है कि ये जो सॉन्ग में जो इमोशन था, इस सॉन्ग में जो रफी साहब ने इतना जो अपना इमोशन लेके आया था, वो कोई इसमें कोई टेक्निक नहीं था उसमें कोई, ये एक ह्यूमन वॉइस था जो रफी साहब ने एक टेक के बाद, दो टेक के बाद, तीन टेक के बाद, टेक के बाद टेक, टेक के बाद टेक, अपने हर टेक के बाद अपने वॉइस को उन्होंने इम्प्रूव किया, इम्प्रोवाइज किया और फिर जाके एक ऐसा गिफ्ट दिया हम सभी को कि क्या बोलूं। और जब ये गाना रिकॉर्डिंग हुआ, जब ये गाना आपका फाइनल रिटेक पे हुआ, जब रफी साहब को खुद ये लगा कि नहीं यार, अब जाके मुझे खुद लग रहा है कि ये गाना जो है मैंने अच्छा गाया है, तब उन्होंने बोला, बबन साहब आपको क्या लगता है कि अब ये गाना पहले से ठीक है? आप बिलीव नहीं करोगे, उस समय बबन साहब जो थे वो ऐसे बैठे हुए थे और वो झुक के बस कुछ बोल नहीं रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने जो ऊपर देखा रफी साहब को तो उनके आंखों में आंसू था और उन्होंने बोला, रफी साहब आप बहुत जिद्दी हो, आपने वो करके दिखाया जिसका किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यही तो रफी साहब थे यार। तो दोस्तों, आज ये छोटी सी वीडियो थी जो मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूं, आपको बताऊं, और आपका क्या कहना है इसके बारे में कि जिस तरह ये रफी साहब ने ये गाना गाया है, और ये गाना क्या गाना था, दिन ढल जाए रात ना जाए, यार सही में व्हाट अ सॉन्ग। कोई ऐसा वो इमोशन, वो दर्द, आपको लगता है कि रफी साहब ने जो दर्द क्रिएट किया था, वो कोई भी सिंगर हो वो ऐसा दर्द, ऐसा इमोशन वो क्रिएट कर सकता था? प्लीज मैं आपका कमेंट का वेट करूंगा। अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। मैं मिलता हूं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में।